नमस्कार दोस्तों। साल 1997 चार्ल्स मूर एक ट्रांस पैसिफिक यॉट रेस में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे हवाई आइलैंड से अपने घर की ओर कैलिफोर्निया को, जिसके लिए उन्हें अपनी बोट से करीब 4000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। चार्ल्स मूर, जो कि बोट कैप्टन होने के साथ साथ एक ओशियोनोग्राफर भी थे और फाउंडर थे एलगेलिटा मरीन रिसर्च के, हवाई आर्किपेलागो से मीलों दूर आने के बाद उन्हें इस खूबसूरत से समुद्र के बीच में एक काला सा, मैला और गंदा सा क्षेत्र नजर आता है, जो प्लास्टिक के अलग अलग आकार के टुकड़ों से भरा पड़ा हुआ है, जिसको देखकर उनके चेहरे पर एक उलझा हुआ भाव आता है कि वो ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। फिर ये गंदगी का अंबार यहाँ कहाँ से आ सकता है? चार्ल्स मूर को कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं, बल्कि लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है इस कचड़े भरे रास्ते को पार करने में। और इसी के साथ साथ खोज हो जाती है पृथ्वी के सबसे बड़े कचड़े के अंबार की, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कचड़ा इकट्ठा है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की। जीपी की वजह से एक साल में हजारों समुद्री जीवों की जान जाती है। ये हवाई द्वीप से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। इसे हम पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये कचड़े का ढेर लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्षों से यहाँ कचड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 फ्रांस जैसा या एक अलास्का जैसा बड़े क्षेत्रफल का इलाका इसमें समा सकता है। इस कचड़े के ढेर ने एक द्वीप जैसा आकार ले लिया है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पार्ट से जापान तक 2 भागों में फैला हुआ है। पहला ईस्टर्न गार्बेज पैच पाया जाता है हवाई आइलैंड से कैलिफोर्निया के बीच में। वहीं इसका दूसरा हिस्सा वेस्टर्न गार्बेज पैच पाया जाता है जापान के पास। रिसर्च के हिसाब से इसमें करीब 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े हैं। अगर पूरे विश्व की आबादी से इसकी तुलना की जाए तो करीब 260 टुकड़े प्लास्टिक प्रति व्यक्ति द्वारा इसमें फैलाया गया है। नॉर्थ अमेरिका के देशों से जीपी के पास आने में इस कचड़े को लगभग 6 साल तक का वक्त लग जाता है। वहीं जापान और एशिया के देशों से आने में इसे करीब 1 साल तक का वक्त लगता है। डेटा के हिसाब से पूरे विश्व में करीब 10 से 15 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में डंप किया जाता है, जो समुद्र में कचड़ा डंप होने की एक बहुत बड़ी मात्रा है। जीपी में करीब 1 लाख मीट्रिक टन कचड़ा डंप है। मगर ओशियोनोग्राफर और इकोलॉजिस्ट की रिसर्च में ये पाया गया है कि 70% हमारा कचरा तो डूबकर समुद्र की निचली सतह पर चला जाता है। पूरा कचरा पानी की ऊपरी सतह पर नहीं तैरता है। कचरे की डेंसिटी के हिसाब से कचरा पानी के कुछ सेंटीमीटर नीचे तैरता रहता है, तो कुछ कचरा कई मीटर नीचे तैरता रहता है और ज़्यादातर कचरा हमारे समुद्र की निचली सतह पर जाके इकट्ठा हो जाता है। इन कारणों की वजह से शायद जीपी के कचरे की सटीक मात्रा का आकलन कर पाना बहुत ही कठिन या तो करीब असंभव है। इतने बड़े नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर में छानबीन करना तो शायद हमारे वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन है। इस पूरे कचरे में 99.99% हिस्सा प्लास्टिक का है, जो कि प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग, पेन, सेलफोन, टॉयज, टूथब्रश, पैकेजिंग स्ट्रैप या सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में है। इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा छोड़ा हुआ, खोया हुआ या बिगड़ा हुआ मछली पकड़ने के उपकरणों का है। जीपी में रिसर्च के दौरान कचरे के कुछ ऐसे सैंपल पाए गए हैं जिसमें कचरे पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी पाई गई है। इससे शायद कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कचरा कितना पुराना है। डेटा के मुताबिक
3/4 हिस्सा इस कचरे का 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, मगर सूरज की किरण, तरंगों के टकराने, चट्टानों से भिड़ने और पानी के खारेपन की वजह से कुछ दशकों में यह प्लास्टिक के बड़े टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाएंगे, जिन्हें इकट्ठा करना और मरीन इकोसिस्टम से बाहर निकालना काफ़ी जटिल कार्य है। माइक्रोप्लास्टिक के बहुत ही खतरनाक प्रभाव हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे देखेंगे। कचरे का पानी में पड़ने के बाद इसे नष्ट होने में सालों या सैकड़ों सालों का वक्त लग सकता है। प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में करीब 20 वर्ष का वक्त लग जाता है। वहीं एल्युमिनियम कैंस को करीब 200 साल, प्लास्टिक बॉटल्स को 450 साल और मछली पकड़ने वाले उपकरणों को करीब 600 सालों का वक्त लग जाता है। इसके बाद भी यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। धूप, लहरों, नमकीन जल के प्रभाव से टूट कर ये खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं। इतना कुछ जानने के बाद हमारे मन में यह विचार आता है कि जीपीजीपी एक बहुत बड़ा कचरे का संग्रह है, मगर यह अकेला नहीं है। चिंता की बात यह है कि पूरे विश्व में जीपीजीपी की तरह 4 बड़े गार्बेज पैच पाए गए हैं, जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। पहला सदर्न पैसिफिक ओशियन में है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। दूसरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तीसरा साउथ अटलांटिक ओशियन में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की टिप के बीच में स्थित है। वहीं इंडियन ओशियन में यह साउथ अफ्रीका देश के ईस्ट में एकत्रित हो रहा है। जीपीजीपी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जीपीजीपी 2 भागों में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। पहला भाग हवाई से कैलिफोर्निया के बीच और दूसरा भाग जापान के पास है। आखिर जीपीजीपी और बाकी का कचरा पृथ्वी के कुछ ही हिस्सों में क्यों जमा हो रहा है? क्या खास है इन स्थानों में? आइए जानते हैं एक इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में। जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है अपने खुद के एक्सेस पर पश्चिम से पूरब की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इक्वेटर पर बहते हुए जल की मूवमेंट होती है पूरब से पश्चिम की ओर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वह अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमेशा राइट की तरफ मुड़ेगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां से हमने मूवमेंट शुरू की है। वहीं कोई भी ऑब्जेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमेशा लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होती है, यहाँ कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसी कोरियोलिस फोर्स की डिफ्लेक्शन या मुड़ने की वजह से हमारे जायर्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ हद तक विंड का मूवमेंट और लैंड मासेस का स्ट्रक्चर भी जायर फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, मगर अर्थ की कोरियोलिस फोर्स मेजर रोल प्ले करती है जायर फॉर्मेशन में। पृथ्वी के घूमने और ग्लोबल विंड पैटर्न की वजह से स्पाइरल या सर्कुलेशन करंट का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम जायर्स कहते हैं। जीपीजीपी का फॉर्मेशन भी एक जायर में होता है, जिसे हम नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर कहते हैं, जो प्रशांत महासागर में इक्वेटर से उत्तर की दिशा में स्थित है। जायर की डेफिनेशन है, एन ओशियन जायर इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलर ओशियन करंट formed by global wind pattern and force created by the earth rotation। आइए पिक्टोरियल डायग्राम से हम इन जायर के सेंटर पर कचरे के इकट्ठा होने की वजह को समझते हैं। आपकी एक वाटर बॉटल समुद्र के किनारों पर भूल जाने पर, या सपोज करते हैं कि आप कैलिफोर्निया गए हैं और वहाँ के शोर्स पर अपने पीने की पानी की बोतल भूल जाते हैं। आपकी पानी की बोतल कैलिफोर्निया कोल्ड करंट की मदद से अमेरिका से मैक्सिको तक तैरने के बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट की फ्लो के साथ बहने लगती है और करीब 12,000 किलोमीटर के लंबे सफ़र के लिए फिलीपींस की तरफ निकल जाती है। फिलीपींस की ईस्ट कोस्ट लुजोन से डिफ्लेक्ट होके क्यूरोशियो वार्म करंट की फ्लो के साथ बहना शुरू कर देती है। कुछ और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो नॉर्थ पैसिफिक वार्म करंट के साथ एक और सफ़र को निकल जाती है।
गोल गोल घूमने के बाद या तो पहला गोल ही ना पूरा कर पाने पर फेंकी हुई बोतल धीरे धीरे इस जायर के स्थिर सेंटर में आके ट्रैप हो जाती है, जिससे जीपी जैसी बड़ी समस्या की उत्पत्ति होती है। करीब 51 पैसिफिक रिम देशों का कचरा या तो 2 बड़े कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और एशिया के समुद्र में जाने वाला कचरा इन चारों में से किसी भी एक फ्लोइंग स्ट्रीम के बहाव में आने के बाद इस जायर का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे वो जा मिलता है पृथ्वी के सबसे बड़े कचरे के ढेर से, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इतना कुछ जानने के बाद हमें आपदा में अवसर नहीं ढूंढना है कि हम दुनिया के किसी भी समुद्र के किनारे कचरा फैलाएं और वह खुद ब खुद जाकर जीपी या किसी अन्य जायर में इकट्ठा हो जाए, जहां पर जाकर हम एक वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का प्लांट लगाएं, जहां वेस्ट कलेक्शन कॉस्ट एकदम मिनिमम हो। ऊपर नीला अंबर, नीचे नीला समुंदर और जिंदगी मजे ही मजे। कीपिंग द जोक्स असाइड, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो में कहा था कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। आइए जानते हैं हम माइक्रोप्लास्टिक क्या है और उसके कितने खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं मरीन इकोसिस्टम में। जीपी में फैले हुए प्लास्टिक के बड़े टुकड़े एक्सपोज होते हैं यूवी रेज से, समुद्र के नमकीन पानी, वेव एक्शन और चट्टानों से, जहां पर बड़े टुकड़े टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। कुछ तो इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े जब छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में बदल जाते हैं तो इन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। कंफ्यूज होकर ये माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े को समुद्री जीव और समुद्री पक्षी अपना भोजन समझकर निगल लेते हैं। स्टडीज के हिसाब से पूरे विश्व के समुद्री जीव के अंदर उनके द्वारा खाया हुआ माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। कछुए की सारी प्रजाति में उनके द्वारा निगला हुआ माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। वहीं व्हेल और समुद्री पक्षियों की प्रजाति में लगभग 60% तक का माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जीपी के पास रह रहे टर्टल की डाइट में 74% तक का प्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक के निगल लेने पर समुद्री जीवों की बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक का बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण भूख से, इंजरी से, बॉडी में ज़रूरतमंद न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से या ऑर्गन रप्चर होने की वजह से उनकी जान चली जाती है। प्लास्टिक के निगल लेने की वजह से हजारों समुद्री जीवों की जान प्रति वर्ष जाती है। इस माइक्रोप्लास्टिक को समुद्र के जल से बाहर निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जल में से माइक्रोप्लास्टिक निकालने की कोशिश में हम प्लैंकटन और एल्गे को भी फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे। प्लैंकटन और एल्गे मरीन इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ हैं, जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, क्रॉप का मतलब होता है फूड यानी भोजन। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं और भोजन बनते हैं छोटी मछलियों, क्रस्टेशियंस और जू प्लैंकटन्स का, जो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े न केवल माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं बल्कि काफ़ी हानिकारक केमिकल भी रिलीज करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के खा लेने पर वह उनकी बॉडी में जमा हो जाते हैं, जिन मछलियों को बाद में हम ह्यूमंस भी खाते हैं, जिससे एक्यूमुलेटेड माइक्रोप्लास्टिक या एकत्रित हुआ माइक्रोप्लास्टिक हम ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाता है और बाद में वो कैंसर का रूप ले लेता है। टॉक्सिक केमिकल जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी मछलियों में पाया गया है। कुछ प्लास्टिक में डाई इथाइल हेक्सिल पीएच थैलेट जैसे कैंसर फैलाने में सक्षम केमिकल पाए जाते हैं, तो कुछ प्लास्टिक में बीपीए जैसे केमिकल होते हैं जो ह्यूमन हार्मोनल फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर लेने पर हमारी प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि हमारी इम्यूनिटी पर अच्छा खासा असर पड़ता है।
किसी अंग का सूज जाना या तो बर्थ डिफेक्ट जैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। जीपीजीपी में कहीं कहीं पर तो कचरा 15 मीटर लगभग 50 फीट तक की जल की गहराई में फैला हुआ है। ये इतना नीचे तक है कि जैसे 5 मंजिला इमारत कचरे के ढेर के नीचे दबी हो। कचरे की परत होने की वजह से सूर्य की किरण नीचे के प्लैंकटन, समुद्री घास, एल्गे और फाइटोप्लैंकटन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जैसा भोजन और न्यूट्रिशन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता है, जिस कारण हमारी प्राइमरी लेवल की फूड वेब डिस्टर्ब हो रही है। इन छोटे छोटे प्राइमरी लेवल के ऑर्गेनिज्म पर अगर डिस्टर्बेंस होगा तो हमारी पूरी मरीन फूड वेब खतरे में पड़ जाएगी। ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लैंकटन, एल्गे, समुद्री घास व अन्य की संख्या कम हो जाने पर हमारे जू प्लैंकटन, जेलीज, सी टर्टल, छोटी मछलियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे इनकी संख्या में भारी कमी आएगी। और इनकी संख्या में कमी आ जाने की वजह से हमारी एक्वाटिक कार्निवोरस की बड़ी मछलियां, उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा। धीरे धीरे करके हमारी पूरी मरीन फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी। एंटेंगलमेंट भी एक बड़ी समस्या है मैमल, बर्ड्स, छोटी मछलियां, शार्क और हमारे अन्य समुद्री जीवों के लिए। छोड़े हुए या समुद्र में खोए हुए मछली पकड़ने के उपकरणों में जैसे कि नेट्स और रोप्स में समुद्री जीव फंस जाते हैं और खुद से नहीं निकल पाते हैं, जिसमें डूबकर या चोट लगकर या तो फिर भुखमरी से उनकी जान चली जाती है। इस प्रक्रिया को हम घोस्ट फिशिंग कहते हैं। प्लास्टिक एक्यूमुलेशन की वजह से मरीन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी साफ देखा जा सकता है। जीपीजीपी या और भी जगह पर जो ये कचरा एकत्रित हो रहा है वह किसी देश की बाउंड्री के आसपास ना होने के कारण इसकी सफाई के लिए कोई भी देश जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कचरा सब फैला रहे हैं मगर अपने देश की बाउंड्री के आसपास ना होने की वजह से कोई इसे साफ करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अभी हम इस अलार्मिंग एनवायरनमेंट इशू को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम इसे छोटा समझ रहे हैं क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा है। अभी तो जीपीजीपी का साइज फ्रांस का 3 गुना ही हुआ है। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पूरे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा हो जाए? आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अपने कचरे का निपटारण सही जगह और सही तरीके से करिए। हम यहाँ सिर्फ गीला और सूखा कचरे को अलग नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट सेग्रीगेशन में और वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अपने कचरे का निपटारण सही जगह और सही तरीके से करिए। हम तो अपने घरों में सिर्फ गीले कचरे और सूखे कचरों को अलग ही नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट सेग्रीगेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। फॉर हैंडलिंग द वेस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, बीइंग रिसाइकल्ड एज मच एज पॉसिबल, ब्रिंग बैक टू रीयूज एंड बेस्ट इज इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। गेट योर हैंड्स डर्टी, बीच क्लीनिंग जैसे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अगर बीच एरिया के आसपास नहीं रहते हैं तो क्लीन गंगा, क्लीन नर्मदा, क्लीन गोदावरी या कोई भी नदी या लेक आपके आसपास हो तो उनके क्लीनिंग प्रोग्राम में का हिस्सा बनिए। घर से निकलने से पहले अपने पीने की पानी की बोतल को साथ लेकर जाइए और कोशिश कीजिए कि बॉटल या तो कैंड वाटर की खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। हम जो अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे कम करने की कोशिश कीजिए। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का हम नाम ले रहे हैं और ओशियन क्लीनअप का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओशियन क्लीनअप नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर एक नीदरलैंड के बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम बोयन स्लैट है। इस संस्था के द्वारा जीपीजीपी की सफाई का एक काफ़ी जटिल, बड़ा, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर 2050 तक हमने कुछ नहीं किया तो समुद्र में
हमारे मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक के टुकड़े पड़े होंगे। सोचिए हम क्या कर रहे हैं इस यूजलेस प्लास्टिक का। इस समस्या का समाधान हमें खुद ही करना होगा। ये खुद ब खुद साफ नहीं होगा और हमें कचरे को भी जीपीजीपी या अन्य जार तक पहुंचने से रोकना होगा। अभी तो इसका आकार 3 फ्रांस जितना ही बड़ा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ना जाने कितना गंदा और कितना विशाल हो जाएगा। अगले बार अपनी पानी की बोतल या कचरे को इधर उधर फेंकने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आखिर ये जाएगा कहाँ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।